नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड नन हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ठेस जो आप लोग का कहानी है उसको पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन आप लोग को भावार्थ के साथ समझाएंगे और जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड 10वीं का नन हिंदी चैप्टर नंबर 7 ठेस को पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस ठेस जो आप लोग कहानी है इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति, और आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि इसमें किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है। यह कहानी का कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझाने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। ये कहानी जो है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन करती है और ये कहानी जो है श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्यता की पक्षधरता को समझाने का पर प्रकाश डालती है। और बता दें आपको जानकारी के लिए कि इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो सिरचन है और आगे उसका आप चर्चा पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। खेती बाड़ी के समय में गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। कौन? इस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन ही है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। खेती बाड़ी के समय में गांव के किसान जो है सिरचन की गिनती ही नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेकार समझते हैं और यही कारण है कि लोग उसको खेत खलिहान में मजदूरी करने के लिए बुलाने भी नहीं जाते हैं। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देने हो तो और बात है। मतलब क्या सिरचन क्या है यहाँ पे बताया गया है कि मतलब बहुत सुस्त आदमी है, उसका विषय में यही कहा जा रहा है। और आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोकिश सावरिया बंधी रहती थी। उसी लोग पूछते ही नहीं थे, उसे खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। और सिरचन का मुख्य कला क्या था? तो वो चिक बनाना जानता था और चिक का काम करता था। मुझे याद है मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सपने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। और क्या सिरचन ने क्या कह दिया था कि तुम्हारी भाभी जो है नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हमें कहार कुम्हारों का घरवाला बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहा, कहाँ सीखा? इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी मतलब खखोड़न। घी की दाढ़ी समझती होंगे, घी की दाढ़ी का मतलब क्या होता है? खखोड़न के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। सिरचन को क्या पसंद था? तो घी के दाढ़ी मतलब खखोड़न के साथ चूड़ा किसको पसंद था? तो सिरचन को। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पट्टी के लिए। किसके लिए उसकी ननद रूठी हुई है? तो शीतल पट्टी के लिए। सिरचन अभी पनी जाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सूंघकर सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की तो छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन जाति का क्या है? तो सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा परी की गेहुवन सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुहजोर है, कामचोर नहीं। सिरचन क्या है? तो सिरचन मुहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर हाथ पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी छाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। कौन? सिरचन। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। सिरचन को लोग क्या
सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर खाने पीने में कमी हो जाता है तो क्या है कि चिकनाई की कमी भी हो जाएगी। खाने पीने में कमी होगा तो चिकनाई में कमी हो जाएगी। अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधपाली दर्द के माथा तना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। कौन ये सब कौन कहता है? तो सिरचन। किसी दिन माने कभी नहीं, और उसका किसी दिन मतलब दूसरे दिन आके कर दूंगा, मतलब वो कभी आके नहीं करेगा। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भुस्सी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहे के लिए ताल से सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं करता। और यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का मतलब जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना कपड़ा देकर विदाई करो, वह भी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलवाने जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोग की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो पटेर पटिए का काम सिर्फ कसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवा ले भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबू। सिरचन को मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे पहली बार भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई पतीली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतलपटिये के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाला देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तितली और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीक बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के साथ रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन अब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास परे सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़ कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूँ? अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाती। काकी, सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौं तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मौके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी भी दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? किस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक के फंदे डालने लगा।
मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीरा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने और हरकत से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारने से जली भुनी रहती। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। छनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हांसिया वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखा टंगी हुई अधीरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बरबार आई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। धोती कितने में आती है? 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे कि न मुंह में लगाम है न आंख में सील। पैसे खर्च करने पर सैकड़ों चीक मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गरी गरी मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू बेले से खरीद कर भेज दूंगा। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पट्टी दी थी माँ ने। ससुराल वाले ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वही उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पट्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा। मुझे देखते ही बोला, बउआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बेटिए को भी ले गई अपने साथ। बउआ जी मेरे घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पट्टी उसी की बुनी हुई है। यह शीतल पट्टी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू का ससुराल पहुँचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने माँ साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी बउआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या? मैंने खिड़की से गर्दन हिलाकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोली। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने अकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पट्टी, चिक और एक जोड़ी आशनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर रोने लगी। सिरचन ने भी जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बार की रंगीन सुतलियों के फंदे, ऐसे काम पहली बार देखा होगा। और इस कहानी जो लेखक जो है फणीश्वर रेणु हैं, और ये कहानी जो है कितनी सुंदर कहानी है। और शब्दार्थ है कि पतीली मतलब तांबे आदि का ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन। पनियाई मतलब ललचाई। झाल मतलब कटुता करवा। चीक मतलब बांस की तिलियों से बना झीना पर्दा। नैनू मतलब मक्खन। शीतल पट्टी मतलब चिकनी और पतली चटाई। तो आज मैंने ये चैप्टर आप लोगों का ठेस, जिसके लेखक फणीश्वर रेणु हैं, पढ़ाया है। और अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।